केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर अपन पढ़ेंगे, उसका आइडिया मैंने दे ही दिया है। जेई एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स हमें आनी चाहिए। 11th का थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भाई हमें तो ज्यादा आता है, उसकी वजह से कई बार गलतियां कर देते हैं। तो हमें बहुत लिमिटेड ही आना चाहिए और अपना काम हो जाएगा जो यहाँ पे अपन करेंगे। किट सभी के पास है काइनेटिक्स के? अच्छा, उसका जल्दी प्रबंध कर देंगे, तो उसके बाद उसको टाइमली अपने को बनाना भी है, तो बन जाता है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं। एक्सरसाइज 1 सभी में ही, सारे सब्जेक्ट में पहला जो लेवल है आप लोगों का, वो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करने की कोशिश करें। उसका भी कहीं के पास टाइम नहीं होता है तो उसमें सेक्शन वाइज बने हुए हैं, सेक्शंस में से आप ऑड इवन ऑल्टरनेट क्वेश्चंस वगैरह बना सकते हो। ये सब करके और अपना काम करना है, और जो भी दिमाग भगवान ने में दिया है उसका सही से यूज करना होता है, क्योंकि अकेले दिमाग से ही काम नहीं होता है, और बिना दिमाग भी काम नहीं होता है, ये भी तय है। बिना दिमाग भी कुछ नहीं होगा, और अकेले दिमाग से भी कुछ नहीं होना है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो तरीके से पढ़े। नोट्स प्रॉपर बनाने मैंने शुरू में बोल दिया था, बढ़िया सेपरेट एक कॉपी बना लो। तो उससे क्या होगा, ऐसे नहीं होगा कि मेरे ये नोट्स वहां चले गए वहां चले गए, क्योंकि वीक में एक क्लास आनी है, जब भी आएगी तो एक्स्ट्रा क्लास की कॉपी अपन उठा के अपने अलग से ले आएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम बिना लिए हुए। हेडिंग डाल लें, केमिकल काइनेटिक्स। बहुत शानदार चैप्टर है अपने आप में ये। केमिकल काइनेटिक्स पूरे चैप्टर के 3 पार्ट अपन कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है, पहले हमें पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन में इनिशियल रेट, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज। दूसरा पार्ट जो है चैप्टर का, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें जो मेन फैक्टर हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, ये 3 मेनली हमें पढ़ने होते हैं। और तीसरा एंड फाइनल लास्ट पार्ट है चैप्टर का। इसका मतलब ये नहीं लास्ट पार्ट है चैप्टर खत्म होने वाला है, हमें ये पढ़ना है एक एक। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, इन 3 पार्ट्स का जो थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन है चैप्टर में, ये ऑलमोस्ट 25% रहेगा। सबसे बड़ा ये है, 50% पोर्शन ऑलमोस्ट ये कवर करेगा सेकंड, और रिमेनिंग 25% ये रहने वाला है। तो मोटे तौर पे ये सारी चीजें आ गई, मतलब इतना ही पार्ट है इसमें। तो कौन से पार्ट में क्या क्या है वो 1 बाय 1 अपन स्टडी करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहने वाली है। फ्लो चार्ट बना लिया सबने? चलिए। सर पीछे वाली लाइट ऑफ कर दो। मामला गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है। इसके टांगे कमजोर ही नहीं, ये सिंगल हो गया ना, अब डबल कर देते हैं। यही सही।
हाँ माइक वाइक सब काम कर रहे हैं सही। चलो तो फर्स्ट नंबर पे हेडिंग डाल लें, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए जो रेट वर्ड है उसका मतलब सीधा सा टाइम से एसोसिएटेड है। कोई भी रेट हो, चाहे वो फिजिक्स में पढ़े, चाहे केमिस्ट्री में पढ़े, चाहे मैथ्स में पढ़े, किससे एसोसिएटेड है? टाइम से। यूनिट टाइम में जो भी चेंज हो रहे हैं उसको अपन क्या बोल देते हैं? रेट बोल देते हैं। जैसे डिस्टेंस अपन ट्रेवल कर रहे हैं यूनिट टाइम में, तो वो भी रेट है। किसी कंटेनर के अंदर कोई गैस हमने फिल कर रखी है और उसका वॉल ओपन कर दें, तो टाइम के साथ कंटेनर के अंदर मोल डिक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे? डिक्रीज होंगे। टाइम के साथ डिक्रीज होंगे ना, तो यूनिट टाइम में कैलकुलेशन कर सकते हैं ना अपन। तो यूनिट टाइम में जो कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे क्या बोल देते हैं? रेट। प्रेशर डाउन हो रहा है, तो जो भी चीज टाइम के साथ चेंज हो रही है उसके लिए हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? रेट डिफाइन कर सकते हैं। अब रिएक्शन में टाइम के साथ क्या चेंज होता है ये हमें खुद सोचना है। कि किसी कंटेनर में मान लो, पहले हेडिंग तो डाल लेते हैं फिर उसकी बात करते हैं। हेडिंग डाल के छोड़ दो, रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेकंड पता नहीं कब आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, बड़ी टाइम है ना अपने आप में। रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो इस कंटेनर में कोई रिएक्शन चल रही है, 2a gives 2a plus b gives c। ये रिएक्शन हो रही है इस कंटेनर में। तो बताइए टाइम के साथ क्या चेंज होगा इसमें? मोल चेंज होंगे कि नहीं होंगे? ए और बी के मोल डिक्रीज ही होंगे, ये तय है। सी के इंक्रीज होंगे, बट चेंज तो हो रहा है ना। प्रेशर, प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर डेफिनेटली चेंज होगा। इंडिविजुअल प्रेशर मोल पे डिपेंड करता है, पी इक्वल्स टू एनआरटी से। इंडिविजुअल का मतलब प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ सी। चेंज होने, टोटल प्रेशर टोटल मोल के हिसाब से देखा जाएगा। यहाँ 2 मोल 1 मोल रिएक्ट करके कितना मोल बना रहे हैं? 1 मोल बना रहे हैं। तो टाइम के साथ मोल डिक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे? कंटेनर के अंदर डिक्रीज होंगे, ये तय है। तो टाइम के साथ क्या क्या चीजें चेंज होगी इसमें? प्रेशर, कंसंट्रेशन, मोल, मास इंडिविजुअल चेंज होगा नहीं होगा? चेंज होगा डेफिनेटली। तो बाद में देखेंगे क्लास के बाद में। चलिए हाँ, तो बेटा टाइम के साथ यहाँ पे इनके मोल्स वगैरह चेंज हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने इसके 10 मोल लिए, हो सकता है इसके हमने 8 मोल ले लिए हो, ये 0 हो। और इसको मैं बोल रहा हूँ t इक्वल्स टू 0। 0 टाइम पे हमने इतना इंट्रोड्यूस किया। t इक्वल्स टू 5 मिनट, 5 मिनट के बाद ये तय है कि 8 से कम ही होगा। मान लेते हैं कि ये हो गया 8। अब बताओ ये कितना होगा? खुद से सोचो, पहले खुद से सोच लो कि ये कितना होगा। ये इसको अपने दिमाग में सोचिए, और ये सही सोचना आना चाहिए। यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो जाती है, और हर एक बच्चे को आना चाहिए। कितनों के हिसाब से 7 होगा? हाँ, तो पहले कुछ और बोल रहे थे तुम लोग कि इसके हिसाब से 4 कर दिया, ये कर दिया, ये 2 था ये 1 कर दिया, ऐसे नहीं। यहाँ सोचो बेटा, इनिशियली 10 इंट्रोड्यूस किया था, अब ये जो प्रेजेंट है उसको लिखा जाता है यहाँ पे। तो गया कितना वो आपकी खोपड़ी सोचेगी। यहाँ सिर्फ ये लिखा हुआ है इनिशियली द मोल्स ऑफ ए 10 है, फाइनली 8 है। तो 2 कहाँ गए? रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गए, खत्म हो गए। ये आपकी दिमाग सोचेगा ये। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड? 2। फिर उसके बाद मोल मोल एनालिसिस, स्टोइकोमेट्री से सोचना डायरेक्ट। तो इसके 2 मोल के साथ इसका 1 रिएक्शन करता है और उसका 1 बनाता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि इसके
6 बचे हैं। अब सोचिए कि ये यहाँ क्या आना चाहिए, पक्का, क्योंकि इसके कितने रिएक्शन कर रहे हैं 4, तो ये उसका आधा ही रिएक्शन करेगा। 4 का आधा कितना होता है 2, तो बचेगा कितना 6। तो 6 की वजह से 6 नहीं आ रहा है, इसके पीछे कैलकुलेशन छुपी हुई है। अगर ये 5 हो जाए तो ये क्या 4 हो जाएगा, क्यों ये भी आधा चला गया ना, वो भी आधा चला जाएगा। तो ये 10 से 5 हुआ, इसका मतलब कितना मोल गया 5 मोल, वो कितना जाएगा उसका आधा, तो कितना बचेगा 5.5, और वो जितना ये जाएगा उसका आधा बनेगा, तो कितना बनेगा 2.5। ये कैलकुलेशन मैं ये चाहता हूं कि हर एक बच्चे को आनी चाहिए। अगर वो यहीं फंस गया तो ये काइनेटिक्स का मामला ही नहीं है, काइनेटिक्स तो अलग ही चीज है जो अपन पढ़ने वाले हैं। अब इसी में ये है मोल मोल एनालिसिस। अब मैं इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा हूं व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। पहली चीज, चेंज रिएक्शन में होता है या उसके स्पीसीज में होता है, स्पीसीज में, वर्ड वेरी क्लियर है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन कोई फिजिकल चीज थोड़ी है, जस्ट लाइक ए बी एंड सी। तो एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ स्पीसीज, पूरा बोलना पड़ेगा आपको, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी, ऐसे बोलिए तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हम नॉर्मल यूज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जो कुछ नहीं होता, ओनली पेपर पे लिख रहे हैं वो। रियल में जो चेंज आ रहा है वो ए में आ रहा है, बी में आ रहा है, सी में आ रहा है। वेरी क्लियर। अब बताओ कितने टाइम में कितना चेंज हुआ, व्हाट इज आर ए, कितने टाइम में कितना चला गया, प्रिंटेड है आपके सामने, 5 मिनट में कितना चला गया, तो यूनिट टाइम में चेंज कितना आया, तो चेंज हुआ 5, ये 5 1 मोल पर मिनट ए रिएक्शन कर रहा है। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। फिर अपन बात करें आर बी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, उसका ही देखेंगे ना, तो उसका कितना गया 2.5। टाइम वही है सबके लिए, सेम टाइप पे ये डेटा है, तो ये आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 5, 0.5 मोल पर मिनट, ये लीजिए। और आर सी उसी टाइम में 2.5 बन रहा है, तो 2.5 बाई 5, 0.5 मोल पर मिनट। अब सवालों के जवाब दीजिए। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, फटाफट बोलते चलिए। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन बोला है मैंने, तो अब सोच लो भाई वो तो कुछ और ही चीज होगी ना, तो वो कुछ नहीं होता, ये होता है। और अब दूसरा सवाल, क्या किसी रिएक्शन में हर स्पीसीज की स्पीड सेम होती है, ये तुम खुद कैलकुलेट कर चुके हो। सबकी स्पीड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से डिजाइन होगी, जिसका कोफिशिएंट ज्यादा है इसका मतलब उसी टाइम में वो ज्यादा मोल रिएक्शन कर रहा है, और ये देखो ये उसी टाइम में डबल रिएक्शन कर रहा है, डबल आ रही है स्पीड, देखो। अगर ये भी 1 होता तो सेम आती है नहीं आती, तो डेफिनेटली देयर विल बी रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ वेरियस स्पीसीज प्रेजेंट इन द रिएक्शन, जस्ट लाइक मोल मोल एनालिसिस। अच्छा ये इक्वल नहीं है, लेकिन ये इक्वल पेपर पे तो बनाई जा सकती है ना। कैसे बनाई जा सकती है, 2 से डिवाइड कर दो इसे, वो पेपर पे इक्वल हो रही है। जैसे मान लो कोई हमारा दोस्त है वो दौड़ रहा है 20 की स्पीड से, और कोई दूसरा है वो दौड़ रहा है 80 से, ये 20 से दौड़ रहा है, वो 80 से दौड़ रहा है, बराबर है क्या? अब हमें अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, लेकिन पेपर पे तो हम बराबर कर सकते हैं, डिवाइड कर दो 4 से। अब 20 आ गई उसकी भी, लेकिन क्या हकीकत में वो 20 से दौड़ रहा है? तो ये पेपर पे एग्जिस्ट कर रहा है कि मैंने दोनों की स्पीड को बराबर कर दिया। ऐसे ही बेटा इनको पेपर पे मैं बराबर कर सकता हूँ 2 से डिवाइड करके। अब ये भी कितना आ गया 0.5, 0.5, 0.5, 0.5। अब मैं बोल सकता हूँ ये रेट ऑफ रिएक्शन 0.5 है। तो हर स्पीसीज की अपनी खुद की स्पीड होती है, लेकिन पेपर पे हम उन्हें क्या कर सकते हैं, इक्वलाइज कर सकते हैं। और इक्वल करने के बाद जो वैल्यू आ रही है पेपर पे, उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गया ये पिक्चर? बाद में अभी इसको सिस्टमेटिक अपन नोट भी करेंगे, अभी तो ये एग्जांपल तो नोट कर लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ कर दो, कोई बात नहीं, वो तो कर सकते हैं, मतलब मैथमेटिकल, वो तो बहुत सारे तरीके हैं,
तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, है ना, बहुत सारे तरीके हैं। उन्हीं को क्लियर कट समझने के लिए अपन ये फोटो लेंगे। तो पहले ये लिख लो, अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। हेडिंग ये था, ये एग्जांपल लिख लिया, ये इंडिविजुअल स्पीड आ गई, कैसे फाइंड करते हैं। तो डेफिनेशन, पहले लिखेंगे एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड फॉर ईच स्पीसीज सेपरेटली। Actually, rate of reaction is defined for each species separately. अभी तो इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अपने को, नेगेटिव पॉजिटिव एंड डिफरेंस हमने अपनी हिसाब से ले लिया अभी। एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड फॉर ईच स्पीसीज सेपरेटली। ठीक बात। नेक्स्ट, अब कैसे डिफाइन करते हैं। Rate of reaction of a species is the next. Rate of reaction of a species is the change in, बताओ क्या लिखोगे। चेंज इन मोल, मोल भी हो सकता है, और कंसंट्रेशन, और प्रेशर, और मास इन यूनिट टाइम। Rate of reaction of a species is the change in its mole, concentration, pressure और mass in unit time। पिक्चर क्लियर है। अब जो ये लिखा है इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, जैसे आर इन टर्म ऑफ, रिपीट कर, कौन सा वाला बेटा, फर्स्ट इससे ऊपर। एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड फॉर ईच स्पीसीज सेपरेटली। तो ये तो वेरी क्लियर हो गया, जितनी स्पीसीज होंगे उतनी स्पीड अपन डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। अरे इधर और है खाना करने वाले। चलो, तो आर इन टर्म ऑफ मोल, बताओ क्या डेफिनेशन है मैथमेटिकल। dN/dt। मोल का टाइम के साथ क्या चक्कर है, वो स्पीड हो गई। कोई कहेगा नहीं मैं तो कंसंट्रेशन के टर्म में लिखूंगा, तो लिखो आराम से आर इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन dC/dt। कोई कहेगा हम तो प्रेशर की टर्म में लिखेंगे, तो आर इन टर्म ऑफ प्रेशर dP/dt। अब बेटा ये एन सी और पी किसके हैं, रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट के। अभी तक ऐसा लिखा हुआ ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ। जब स्पेसिफाइड कर दूंगा मैं तो फिर थोड़ा सा चेंजेस आएंगे इसमें। आर इन टर्म ऑफ मास, बताओ क्या जाएगा, dm/dt। और बेटा इसकी यूनिट क्या आएगी, मोल टाइम इनवर्स, मोल बोलो लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। इसकी यूनिट atm टाइम इनवर्स। ये ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम जो भी क्वेश्चन में दे दें, टाइम इनवर्स ग्राम पर सेकंड, ग्राम पर मिनट, जो भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये यूनिट्स आ जाएगी। चलो, डेफिनेशन सबको वेरी क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर समझना चाहिए। ये डेफिनेशन के रट के काम नहीं करना है, खोपड़ी में होना चाहिए कि भाई ये स्पीड बता रहे हैं हम, और उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो बताइए इनमें आपस में रिलेशन होता है कि नहीं होता। मोल, कंसंट्रेशन, प्रेशर और मास में आपस में रिलेशन होता है। इसका मतलब अगर मुझे एक स्पीड गिवन है तो मैं दूसरे वाले स्पीड भी फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, देखिए रिलेशन देख लें इनमें। रिलेशन बिटवीन, पहला मैं ले लेता हूं आर इन टर्म ऑफ मोल एंड आर इन टर्म ऑफ मास। मोल और मास में कैसे रिलेशन लाए, तो रिलेशन इनमें मत देखो, मोल और मास का जो आपको याद है वो देखिए। तो बताइए मोल इज इक्वल्स टू
कैसे लाएंगे? या मास इज इक्वल टू ले लो, चलो मोल इंटू मोलर मास, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा, एक ही बात है। इसको क्या करें अपन, डी बाई डी टी, तो इधर से डी एन बाई डी टी हो जाएगा ऑटोमेटिकली बेटा, और एम फिक्स है, तो ये किसके टर्म में आ जाएगा, आर इन टर्म ऑफ मास विल बी इक्वल्स टू आर इन टर्म ऑफ मोल इंटू मोलर मास। ये आ गया बस फॉर्मूला, कोई रटने की जरूरत थोड़ी है, बस सिंपल डेरिवेशन भी एक बार हमें दिखना चाहिए कैसे अपन फाइंड कर सकते हैं। तो किसी का भी आपको दे रखा है मोल पर सेकंड है, तो बताइए कितने ग्राम पर सेकंड आएगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, अगर ग्राम में दे रखा है मोलर मास से डिवाइड कर दो, जो मोल कॉन्सेंट में करते हैं वही तो है, डी बाई डी टी करके। सिमिलरली अगर मैं दूसरा रिलेशन आना चाहूँ कंसेंट्रेशन का प्रेशर के साथ, क्या चक्कर है वो भी देख लेते हैं, आर इन टर्म ऑफ प्रेशर एंड आर इन टर्म ऑफ कंसेंट्रेशन, तो बताइए पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी, पी इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा सीआरटी, डीपी बाई डी टी, डीसी बाई डी टी, आर टी, पी बिकम्स आर पी, सी बिकम्स आर सी इंटू आर टी। इसका मतलब अगर कंसेंट्रेशन की टर्म में स्पीड दे रखी है तो आप उसको आरटी से मल्टीप्लाई कर दो, प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर पिक्चर? ये भी इस तरह से हम आराम से इनमें रिलेशन ला सकते हैं। हाँ, जिसकी जिसकी बात करें उसी के लिए आएगा बेटा। जैसे ये स्पीसीड अगर अमोनिया की है तो ये अमोनिया का ही तो कन्वर्जन होगा, सब एक ही के लिए होंगे, एक से दूसरे पे स्विच करने के लिए अलग हेडिंग आएगी। ये इनको इंटर कन्वर्ट करें जो ऊपर लिखा हुआ था कि प्रेशर वाला, कंसंट्रेशन वाला, मास वाले टर्म को कैसे रिलेट करें, ऐसे रिलेट कर देंगे, भी एग्जांपल बना लेंगे, उसकी टेंशन नहीं। हाँ, जितनी भी रेट ऑफ रिएक्शन जो भी लाओगे आप, जो भी में तीन चार ही तो है, कंसंट्रेशन टर्म में लाओ, मोल के टर्म में लाओ, प्रेशर के टर्म में ला सकते हैं, वो सारी की सारी ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव। इसका मतलब अगर अब डिफरेंस तो नेगेटिव भी आ सकता है बेटा, dx बाई dt में dx नेगेटिव भी आ सकता है, नहीं आ सकता, dt भी नेगेटिव आ सकता है, टाइम उल्टा नहीं चलता है, टाइम तो हमेशा उल्टा ही चलता है? वो तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो dt तो पॉजिटिव ही आना है, तो ये वाली जो टर्म्स है वो नेगेटिव बना, इसको नेगेटिव बनाया आ सकती है बाई चांस, जब बाई चांस नेगेटिव आ रही है, हम कह रहे हैं ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो फिर हमारा दिमाग उसे पॉजिटिव कैसे बनाएगा, खुद से नेगेटिव लगा देगा, बनाना पॉजिटिव है, रिजल्ट पहले ही पता है, आंसर नेगेटिव आ गया तो एक नेगेटिव और ऐसे खड़ा कर देंगे इसमें, तो पॉजिटिव बन गया। तो नोट करके, नोट लिख कर नोट करना है, पहले NOT लिखना, बाद में नोट करना है। चलिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड सच दैट इट रिमेन्स पॉजिटिव ऑलवेज। रेट ऑफ रिएक्शन is defined such that it remains positive always. भैया हमेशा पॉजिटिव आने चाहिए। अब बताओ रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज होगा, इसलिए उसका चेंज हमेशा नेगेटिव आएगा, इसलिए हम खुद से हमेशा नेगेटिव इंट्रोड्यूस कर देंगे। जैसे तुमसे कोई पूछे dx लिखा हुआ है, इधर माइनस भी लगा देता हूँ, चलो माइनस dx लिखा हुआ है, तुम खड़े, हाँ, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेक्स्ट पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं ये वो तो अलग बात है, इसको छोड़, डी को x लिखा हुआ है, ऐसे माइनस x लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या है ये, हाँ, अरे भाई इसके x के खुद के वैल्यू होते हैं भाई, ये नेगेटिव दिखने से नेगेटिव नहीं बोलते। हाँ, -2 है, उसको बोलो ठोक बजा के कि माइनस ये बड़ी बड़े, तो ऐसे नहीं, कुछ भी अपन ये ध्यान रखने होते हैं इसमें, खुद से नेगेटिव नेगेटिव दिख जाएगा, जिसको हम लिख रहे हैं डिफाइंड सच दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, और दिखने में तुम्हें नेगेटिव दिखेगा, तो ऊपर तो लिख रहे हैं कि पॉजिटिव होना चाहिए, खुद से नेगेटिव साइन लगा रहे हैं, क्योंकि हमें उसका फ्यूचर पता है कि वो नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव लगा रहे हैं। तो इसी में आगे लिखिए, सिंस चेंज इन रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज नेगेटिव, change in reactants is always negative, hence we introduce negative sign. Change in reactants
अब चेंज इन रिएक्टेंट्स में सारे आगे जो भी बात कर रहे हो, मोल, मास, प्रेशर, नेगेटिव, हेंस वी इंट्रोड्यूस नेगेटिव साइन बिफोर देयर चेंज। चलो अब ये जो लिखा है उसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि क्या लिख दिया हमने। फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे दे रखा है रिएक्टेंट आर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट पी। बताओ यहाँ पे कितनी रेट डिफाइन होंगी? दो, आर के लिए भी होगी, पी के लिए भी होगी, और एक तीसरी टर्म पेपर पे भी डिफाइन होगी जो आर बराबर कर देते हैं अपन। तो इसमें अगर मैं लिखूं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आर, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आर, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आर, ये वर्ड्स में हो गया। इसका सिंबल हो गया आर, ये छोटा आर रेट के लिए है, कैपिटल आर का हो गया ये, इक्वल्स टू माइनस चेंज इन आर डिवाइडेड बाय dt। बताओ ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव। चलो बढ़िया। तो अब ऐसे आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट P, ये हो जाएगा आर पी पॉजिटिव dp बाय dt, दैट्स इट। ये दोनों ही पॉजिटिव ही आने हैं, ऑलवेज ही पॉजिटिव होना। किसी भी टर्म्स में लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। अब अपन अपने आप समझेंगे कि ये कंसंट्रेशन टर्म में लिखा हुआ है, वो यूनिट डिसाइड कर लेगी, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे dr लिख दिया, dp लिख देंगे, ऐसे देख dp फिर यहाँ r लगा दिया, प्रेशर ऑफ r, वो तो लिखने की टर्मिनोलॉजी, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम पहले ही क्लियर कर लिए वो किसी भी टर्म में आ जाएगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। चलो अब किसी एक को पकड़ के हमें चलना पड़ेगा, तो हम एक क्या पकड़ लेते हैं? कंसंट्रेशन वाला, फिर चेंज करते रहेंगे उसको। ठीक है चलो नेक्स्ट। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये अभी जो हमने शुरू में जो एग्जांपल बनाया था उसमें जो स्पीड आपने फाइंड की थी, वैल्यू तो भूल चुके होंगे। एक में 1 आया था, एक में 0.5 आया था। वो एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है? हाँ, अब टीचर की शक्ल देख के आंसर बदल देते हो। कुछ बोला तो कुछ चेंज नहीं हुआ या कुछ हुआ तो दूसरा बोल दो। अबे भाई इंस्टेंटेनियस और इसका ही डिफरेंस पता नहीं चलेगा तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। वो जो आपने स्पीड फाइंड की थी वो 0 से लेकर 5 मिनट तक का हिसाब दिया था आपने, हर इंस्टेंट, हर इंस्टेंट का हिसाब नहीं है वो 0 से 5 तक का हिसाब था आपका। तो वो क्या था? एवरेज था। इंस्टेंटेनियस अलग चीज होती है जो 11th में ही पता चलता है, 10th तक पता नहीं होता है, पढ़ते भले ही पता नहीं होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह क्या होते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी, सोचे पहले और फिर बोलिए। एक तो मेरे बोलने से पहले ही तैयार है बोलने के लिए, ये बोलना है बस, क्वेश्चन बाद में सुन लेंगे क्या है वो नहीं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हुआ आर इक्वल्स टू डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। फाइनाइट चेंज है फाइनाइट टाइम में, ऐसे लिखा जाएगा आर एवरेज डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। सिमिलरली अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो बताओ इस केस में क्या आएगा? आर इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू, लिमिट लगा दो इसमें, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो फिर इसी डेल्टा सी बाय डेल्टा टी को ही क्या बोल देंगे? डीसी बाय dt। और डीसी बाय dt तो टेन थीटा होता है अगर कोई ग्राफ बना ले तो, इन दोनों के बीच में स्लोप ऑफ C वर्सेस T कर्व, जिस टाइम पे लाना है उस पे आप उसका स्लोप फाइंड कर लोगे, और यही होता है टेन थीटा। इसको अपन मैथमेटिकली भी महसूस कर लेंगे, पर डेफिनेशन तो सिंपल आएगी, डीसी बाई dt है ये। बताओ यहाँ नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? ये क्यों नहीं लगाया हमने नेगेटिव पॉजिटिव? क्योंकि पता नहीं है रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट स्पेसिफाइड होते हैं तो आप साइन पे फिर अलर्ट हो जाओगे। अब कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं तो जबरदस्ती नेगेटिव क्यों लगाएंगे? ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव ही है।
चलिए, तो स्लोप ऑफ सी वर्सेस टी कर्व, और ये हो जाएगा tan थीटा। और एक और थी इनिशियल स्पीड। इनिशियल का मतलब किस स्पीड पे स्टार्ट हुई, तो इनिशियल एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ही तो है, तो इंस्टेंटेनियस ही है वो भी, लेकिन इंस्टेंटेनियस कौन से इंस्टेंट पे, इनिशियल इंस्टेंट पे। जैसे जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई जो भी स्पीड आएगी वो इंस्टेंटेनियस आएगी, फिर एक सेकंड के बाद फिर से इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो हर इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी नहीं आएगी, और कोई दो पर्टिकुलर टाइम सेलेक्ट करोगे उनके बीच में एवरेज आएगा। वही इंस्टेंटेनियस अगर इनिशियल पॉइंट पे है तो मैं उसे बोलता हूं इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन ये है आर इनिशियल is nothing but r instantaneous at t equals to 0। इनिशियल टाइम पर जो भी इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी, इसका मतलब है t इक्वल्स टू 0 पे स्लोप है ये, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, r इनिशियल इज नथिंग बट dc बाय dt एट t इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखा जाता है इसको मैथमेटिकली। इन तीनों को एक ग्राफ से भी समझ लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर कट हो जाए कि कोई ग्राफ आ जाए तो हम उसमें कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मान लेते हैं कोई ग्राफ आपको ऐसे बना रखा है, ऐसे दे रखा और इधर लिखा हुआ है कंसंट्रेशन, इधर लिखा हुआ है टाइम। अब ये खुद ही पहचानना पड़ता है कि ये रिएक्टेंट का है या प्रोडक्ट का। ये तो क्लियर हो गया बेटा, ये रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का किसी एक का है, किसका है, रिएक्टेंट, क्योंकि टाइम के साथ डाउन हो रहा है, तो ये रिएक्टेंट हो गया। अब आपको इसमें सारे स्पीड डिफाइन करने हैं, तो इनिशियल स्पीड कहाँ आएगी, इस इनिशियल पॉइंट पे आएगी। इस पॉइंट पर कौन सी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, कैसे लाओगे, स्लोप। तो इस पॉइंट पे जो भी स्लोप आएगा इसका, जो टेंजेंट है वो क्वेश्चन में गिवन होता है, वरना तो अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेंगे, वो तो उससे कैसे बनाएंगे हम। इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन होगी, कोई इस पॉइंट पे लाना चाहता हो तो हर पॉइंट पे आएगा ना स्लोप, तो हर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। अब वो पॉइंट अगर इनिशियल वाला पॉइंट है तो मैं उसे इनिशियल स्पीड बोल दूंगा। तो सभी इनिशियल स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस, लेकिन सभी इंस्टेंटेनियस इनिशियल नहीं होती, ये भी एक वेरी क्लियर दिमाग में। एवरेज कोई भी दो फाइनाइट पॉइंट ले लो, उनके बीच में एवरेज आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इस पॉइंट पे अगर स्पीड फाइंड करना चाह रहे हैं, अच्छा ऐसे चल रहे हैं तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज, कैसे पता चला। अच्छा तो कई लोग उससे ऐसे लाते हैं, भाई किसी को आइडिया नहीं होता तो वैसे ही सोच लो यार, जो खिलौने होते हैं छोटे कार, उसको यहाँ रख के सोचो भाई यहाँ से छोड़ते तो क्या होता, यहाँ रखते तो क्या होता, यहाँ रखते तो क्या होता, स्लोप ढलानी तो है। बाइक वाइक साइकिल वाइकिल अपन चलाते हैं, ढलान में तो अपन ऐसे बढ़िया मजा आ गया भाई, छोड़ दो, तो ये स्लोप ज्यादा है, फास्ट आएगा यहाँ से मामला, और ये धीरे 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 कम हो रहा है। मैथमेटिकल तुम जानते हो, यहाँ से ये थीटा होता है, हर पॉइंट के लिए टेंजेंट ड्रॉ करके टेन थीटा ले लेते हैं, अपने आप मेजरमेंट हो जाता है स्लोप का। ये थीटा 2 ले ले, ये वाला हो गया थीटा 1। इस पॉइंट पे जो स्पीड आएगी उसको बोलूंगा आर इनिशियल। बताओ क्या होगा, ये माइनस लगाना पड़ेगा अब इसमें, डीसी बाय dt, यही आएगा टेन थीटा ऑटोमेटिकली। ये इसको माइनस टेन थीटा बोले या टेन थीटा बोले, इस समय नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा ये टेन थीटा, तो ये तो आर तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो डीसी बाई डी टी टेन थीटा होता है, माइनस डीसी बाई डी टी नहीं। डीसी बाई डी टी क्या होता है, जैसे डीवाई बाई डी एक्स, ये है माइनस डीवाई बाई डी एक्स, और तुम खुद समझ रहे हो कि 90 से ये बड़ा है तो ये वैल्यू तो नेगेटिव आनी है, तो ये तो पूरा नेगेटिव आ रहा है, ये पूरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो ये क्या है माइनस टेन थीटा। चलिए इस पॉइंट पे अगर फाइंड करना है तो वो क्या है, आर इंस्टेंटेनियस, ये माइनस डीसी बाय डी टी,
ये दोनों बराबर होंगे क्या? ये भी माइनस डीसी बाई डी टी, ये भी माइनस डीसी बाई डी टी। ये तो फॉर्मूला है, वैल्यू तो लगाएगी। ऐसे होता तो सारे एफ इक्वल्स टू एम ए बराबर हो जाते। समझ रहे ना, फॉर्मूला सेम होने से वैल्यू सेम नहीं होती है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यहाँ क्लियर दिख रहा है कि नहीं है, क्योंकि थीटा अलग है। दिस इज थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2। और कोई दो पॉइंट सिलेक्ट कर ले, जैसे यहां से यहां तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की बात करें तो फिर वो आ जाएगी आर एवरेज माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। दोनों पॉइंट्स के लिए इधर डेल्टा सी आ जाएगा और इधर डेल्टा टी आ जाएगा, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट की बात करते हैं तो इजीली हम हर एक टाइप की स्पीड फाइंड कर सकते हैं, इनिशियल, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। ठीक है, चलो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब बताओ किसी को डाउट हो तो इसमें। भाई ये जो वैल्यू है, ये 90 से थीटा बड़ा होता है तो tan थीटा की वैल्यू क्या आती है? 90 से लेकर 180 तक नेगेटिव आती है। तो अगर मैं ये नेगेटिव नहीं लगाऊंगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, जबकि स्पीड हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव लगाना पड़ रहा है। एक बात। अच्छा, दूसरी बात, dc बाई dy बाई dx इक्वल्स टू क्या होता है? tan थीटा। अगर थीटा y एक्सिस से x एक्सिस से बना रहे हैं, जो तुम लोग पढ़ते आए हो वो यही तो है, dy बाई dx tan थीटा। तो बेटा dc बाई dt इसकी जगह तो tan थीटा लिखेंगे, माइनस टू माइनस रहेगा ना, वैसे सोच लो। चलिए, यहां तक के पिक्चर वेरी क्लियर। अब हम आ जाते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, रिलेशन बिटवीन आर एंड आर स्पीसीज। आर का आर स्पीसीज के साथ क्या रिलेशन है, कि मुझे हर स्पीसीज की स्पीड पता हो तो मैं जो पेपर पे फाइंड करने वाली बातें कर रहे थे हम वो कैसे लाएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, रिलेशन बिटवीन आर, रेट ऑफ रिएक्शन है ये, जिसपे कुछ नहीं लिखा, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन है, एंड आर स्पीसीज, आर स्पीसीज, इनमें क्या रिलेशन होता है ये देख लेते हैं। चलो देखिए, एक एग्जांपल ले लेता हूँ फिर उससे बनाएंगे। मान लो ये रिएक्शन दे रखी है ऐसे, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, हर कोई स्टूडेंट इसको जानता है। ये है, कितनी आर डिफाइन होंगी? 4। 3 तो जो दिख रही है वो, और एक जो इन सबको बराबर करने के बाद जो आती है वो पेपर पे वाली है, पेपर पे एग्जिस्ट करती है, मतलब हम डिफाइन कर रहे हैं उसको। चलिए यहां पे मैं बोलूं रेट ऑफ, इन चारों की लिस्ट बनाता हूं, देखो। रेट ऑफ, अब इसको रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया भी बोल देते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजन भी बोल सकते हैं। एक ही बात है, रेट ऑफ प्रोडक्शन बोल दो, उस वर्ड से कुछ नहीं होना है, मैथमेटिकल डेफिनेशन पे जाइए क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2, इसका सिंबल क्या हो गया? RN2। ये इसका सिंबल है, इस पूरी लाइन का मतलब है ये। अब इसकी डेफिनेशन जो मैथमेटिकल वाली थी वो देखते हैं, माइनस चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय dt। ये इसका एक्सप्रेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इसका जो भी दे रखा फंक्शन टाइम के साथ, उसको डिफरेंशिएट करके अपन वैल्यू ले आएंगे। बट यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं करने, फंक्शन नहीं देगा हमें, कुछ और चीजें पढ़नी होती है। ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2, RH2 माइनस DH2 बाय dt। अब यहां एक सवाल बनता है, बताओ 1/3 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कितनों के हिसाब से 1/3 आना चाहिए? भाई जो है दिमाग में वो रखिए, उसको प्योर रहिए, उसमें अपन सीखेंगे बड़ा। कितनों के हिसाब से नहीं आना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। अब पहचान गई ऐसा क्यों है? क्योंकि डेफिनेशन क्या है, जिसकी बात कर रहे हो उसका चेंज इन यूनिट टाइम, दैट्स इट। मैं किसकी बात कर रहा हूं? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, चेंज इन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। 3 और 4 का चक्कर ही नहीं है इसमें। डेफिनेशन में कहां बोला था हमने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, ये करो वो करो? तो ये तो प्योर डेफिनेशन है, जिसकी बात कर रहे हो उसकी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और साइन अपने आप आ जाएगा। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा कि 3 नहीं आना है।
फिर दूसरा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया NH3, इसको मैं लिखूंगा RNH3 प्लस DNH3 डिवाइडेड बाय DT। जब यहाँ 3 नहीं आया तो यहाँ 2 क्यों आएगा? तो ये एक्सप्रेशन है, लिखने का एक तरीका है। अब और टर्म अपन डिफाइन कर रहे हैं। पिछले वाले में हमने क्या किया था बेटा, इसके मोल को 1 से डिवाइड कर दें, इसके मोल को 3 से डिवाइड कर दें, इसके मोल को 2 से डिवाइड कर दें तो इक्वल हो जाते थे। रिएक्टेड मोल और प्रोड्यूस्ड मोल सेम नहीं होते, लेकिन सेम बनाए जा सकते हैं। क्या करके? डिवाइड करके। जैसे अगर ये x रिएक्शन कर रहा है तो ये 3x करेगा तो ये 2x बनेगा। तो दिस इज dx by dt, दिस इज 3x by dt एंड दिस इज 2x by dt। ये है। अब क्या ये तीनों बराबर है? नहीं, लेकिन इसको 3 से डिवाइड करो कोफिशिएंट से, इसको 2 से डिवाइड करो, अब बराबर हो जाएंगे। इसको हमने क्या कहा था? मोल मोल एनालिसिस, जो इक्वेशन हम बनाते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। तो ऐसे ही बेटा आर में भी आ जाएगा। तो क्या बोले, इसकी स्पीड को 1 से डिवाइड करो, इसकी स्पीड को 3 से डिवाइड करो, इसकी स्पीड को 2 से डिवाइड करें तो पेपर पे इक्वल हो जाएंगी। वो हकीकत में इक्वल नहीं होगी। वो स्टूडेंट वाला एग्जांपल ध्यान रखो कि आपके दोस्त की 20 थी, दूसरे की 80 थी, पेपर पे बराबर कर दिया, हकीकत में बराबर नहीं हुआ। हकीकत में बराबर करने के लिए उसको पकड़ना पड़ेगा दूसरे को जाके कि रुक जा तू, कुछ ना कुछ उसमें आपको करना पड़ेगा गड़बड़। हाँ, किसी को टांग फंसा दिया, कुछ फंसा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ कौन तेज दौड़ेगा इन दोनों में से? हाइड्रोजन। और 3 टाइम्स दौड़ेगा, ये भी तय है। समझ गए? अब दोनों को बराबर करना है तो तुम खुद ही समझ गए, 3 से डिवाइड करो इसको। ये 3 टाइम्स फास्ट चल रहा है, पेपर पे बराबर करना है तो किसको 3 से डिवाइड करोगे? अब कोई बोल रहा था मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई बात नहीं यार, उसको मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, बराबर आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो यहां देखिए RN2 इक्वल्स टू RH2 इक्वल्स टू RNH3। बताओ ये रिलेशन ट्रू है क्या? नहीं है, बट हम इसको ट्रू बना सकते हैं। तो बना दो, उससे 1 से डिवाइड कर दो, इसको 3 से डिवाइड कर दो और इसको 2 से डिवाइड कर दो। और अब ये जो बराबर आ गया उसी को मैं क्या बोलता हूं? R बोलता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलता हूं। वेरी क्लियर? अगर सभी के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होते तो सबकी स्पीड बराबर होती और मैं उसी को क्या बोल देता? रेट ऑफ रिएक्शन बोल देता। अब एक जनरल फॉर्मूला बना ले इसका, ये जेई एडवांस में पूछा हुआ है, ऐसा लिखना। यही एग्जांपल अमोनिया का ही, 4 ऑप्शन दे दिए। हाँ, मेंस में तो ये क्या, मेंस में तो ऐसे पूछेगा नाइट्रोजन का फॉर्मूला है तो N2H2। मेंस में क्या पूछ, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं। चलिए, तो इन जनरल एक जनरल फॉर्मूला बना दें, R इक्वल्स टू R स्पीसीज अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। बताओ इस फॉर्मूले से एग्री हो या नहीं? और एक और शानदार वाली चीज, किसी भी रिएक्शन में अगर एक स्पीसीज की स्पीड पता है तो सबकी पता है, दिमाग नहीं लगाना होता है। एक स्पीड पता है तो सबकी स्पीड पता होती है। सही बात? और एक जैसे चेंज होगा, जैसे क्वेश्चन दे दे कि नाइट्रोजन की स्पीड डबल हो गई, तो बताओ सबकी डबल होगी कि नहीं होगी? देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से, अगर किसी वजह से ये डबल हो जाए तो ये सारे ऊपर, ये तो फिक्स है 1 3 2, तो ये डबल हो गया तो सबको डबल होना पड़ेगा। इसका मतलब कोई एक स्पीसीज जैसे डांस करेगा सबको वैसे ही डांस करना पड़ेगा। जो ग्रुप डांस होता है, जिसमें जो ट्रेंड होते हैं उनमें लगता है, बाकी तो तुम खड़े होके ग्रुप डांस कर रहे हो, कोई क्या कर रहे हो, कभी बराबर नहीं हो पाएगा। दूसरों के लिए सोचते हैं ये मतलब कैसे एकदम से कर लेते हैं, तो ऐसे है ये। अगर हाइड्रोजन यो करेगा, नाइट्रोजन भी यो ही करेगा, भले ही वो धीरे स्पीड में कर ले। तो समझ गए बात को कि पैरेलल चलेंगे, एक जैसे चेंज होगा वैसे ही सब में चेंज आएगा, इवन आर भी वैसे ही चेंज होगा, जो पेपर पे लिखा हुआ वो भी चेंज होगा। ठीक, चलो। ये फॉर्मूला कब वैलिड नहीं है? जब स्पीड मास की टर्म में गिवन हो। बताओ इसके 2 ग्राम इसके 3 ग्राम से रिएक्शन करता है, मास इक्वल हो जाते हैं ऐसे 3 से डिवाइड करते ही? नहीं होते। तो ये मोल के लिए वैलिड है, और पीवी इक्वल आरटी से मोल और प्रेशर पैरेलल चलता है, तो प्रेशर के लिए वैलिड है, मोल के लिए वैलिड है, कंसंट्रेशन के लिए वैलिड है, तो सब के लिए वैलिड है एक्सेप्ट मास।
तो फिर मास वाले के लिए क्या ये रिलेशन नहीं लिख सकते? लिखो ना चेंज करके, इसीलिए तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो यहाँ पे इसकी वो लिख लेते हैं, नॉट वैलिड इफ आर स्पेसिस गिवन इन टर्म ऑफ मास। नॉट वैलिड फॉर मास, अगर मास में है तो ये वैलिड नहीं है। तो फिर क्या करोगे, मोल में कन्वर्ट करके इसमें पुट कर देंगे, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये रिलेशन जो है नॉट वैलिड फॉर मास और टाइम इनवर्स, जैसे ऐसे लिख ले दोनों। इसका मतलब है आर इन टर्म ऑफ मास, मास में होती है तो वैलिड नहीं है। नॉट वैलिड व्हेन आर इज गिवन इन टर्म ऑफ मास, क्योंकि मास मास एनालिसिस में ऐसे नहीं होता है, स्टोइकोमेट्री से डिवाइड करते हैं। चलो अब एक छोटा सवाल सोचो, पहले दिमाग में, बोलना नहीं है, क्योंकि बोलते ही दूसरों के दिमाग ऑटोमेटिक कुछ और सोचने लग जाता है कि हाँ वो बोल रहा है यही बोलेंगे हम भी। खुद से सोच लो, मैं बीच बीच से पूछ लूंगा ऐसे ही। अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पहली बात, क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? हाँ, कोई नहीं कर सकता भाई, हमारी मर्जी कुछ भी कर दे। हाँ, लेकिन पूरे को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नहीं इसको कुछ भी कर दे मर्जी है तो मैं इसको 2 कर दूं, इसको 6 कर दूं और इसको 4 कर दें, तो बताओ आर स्पीसीज चेंज होगा या नहीं? आर स्पीसीज, कितने स्टूडेंट श्योर है कि आर स्पीसीज चेंज हो सकता है? कैन बी चेंज, हो सकता है बोला मैंने। कितनों को पक्का पता है चेंज नहीं होगा? बिल्कुल सही है। क्यों? ऐसे ही होता तो बैठे बैठे 20 200 ये करते जाते, वहां स्पीड बढ़ती जाती। वो स्टूडेंट वाली बात कि अपन यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां तेज दौड़ लेगा क्या? समझे बात हो? तो जो एक्चुअल रिएक्शन कर रहे हैं वो चेंज नहीं होंगे, लेकिन पेपर पे जो लिखा हुआ है वो चेंज हो जाएगा। अगर आपने इसको डबल कर दिया तो वो डबल यहां आएगा। मान लो पहले कोएफिशिएंट x था, डबल करते ही 2x आएगा, कौन चेंज होगा? r। तो जो पेपर पे लिख रहे थे वो तो डिवाइड करने के बाद ही तो आ रहा था। तो पहले आप r को 1 से डिवाइड कर रहे थे, अब आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। तो डबल करते ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई? चेंज मतलब कितनी हो गई? हाफ हो गई। लेकिन आर स्पीसीज चेंज नहीं हुआ। इसको ध्यान कैसे रखोगे? वही एक्चुअल वाला कि पेपर पे मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ओरिजिनल जो कंटेनर में रिएक्शन चल रही है वो थोड़ी तेज हो जाएगी। ऐसे होता तो हम तो हवा में नचाते रिएक्शन को, रुक जा 20 80 कुछ भी कह देते। रिएक्शन हमारे कहने से थोड़ी चल रही है, वो तो उसके नेचर के हिसाब से चल रही है। हाँ, आप उसके कंडीशंस, प्रेशर, टेम्परेचर ये चेंज करो तब चेंज होगा उसमें। वेरी क्लियर? तो इसको लिखने से नहीं, हाँ अगर आप इसको टेम्परेचर चेंज कर दो तब फिर ये इंडिविजुअल चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज कर दे तो इंडिविजुअल पे जाएगा ना वो तो। लेकिन बैठे बैठे पेपर पे मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आर स्पीसीज चेंज नहीं होगी। कौन चेंज होगी? आर। तो ये लाइन अपन लिख लेते हैं इसके नीचे यहां पे। इट इज क्लियर दैट, भाई क्लियर नहीं है तो भी लिखना तो ही पड़ेगा, इट इज क्लियर दैट। हाँ, आर स्पीसीज नॉट डिपेंड ऑन राइटिंग पैटर्न। जैसे इस रिएक्शन को कई लोग ऐसे पलट के लिख देते हैं, ऐसे पलट दें, तो ऐसे पलटने से वहां कंटेनर पलट जाएगा क्या? रियल वाली चीज नहीं चेंज होने वाली है। कई लोग रिएक्शन को बोलते हैं ऐसे, रिएक्शन को घुमा दे एंगल से किसी से, ऐसे लिख दें। अबे ये कोई वो थोड़ी है ऐसे लिख दें तो क्या हो जाएगा? अब ऐसे लिखने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। समझ गए? तो नॉट डिपेंड ऑन राइटिंग पैटर्न ऑफ द रिएक्शन, दैट इज स्टोइकोमेट्री। राइटिंग पैटर्न का मतलब स्टोइकोमेट्री या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अरे भूत परे तो चुप रहो। अब वो क्या 11th वाले हैं, उन्हें पता है देख लेंगे होगा जो, और हमें तो पता है जो भी देखना है वो भी देखना है। तो हाँ, नॉट डिपेंड ऑन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, व्हाइल आर रेट ऑफ रिएक्शन आर डिपेंड। आर स्पीसीज नॉट डिपेंड ऑन how the reaction is written on the paper, that is stoichiometry, while rate of reaction r, ब्रैकेट में r लिख देंगे, depends।
बस। अब हम इसके क्वेश्चन बनाते हैं। पहला सवाल है, ये गलत नहीं होना चाहिए चैप्टर का, बाकी तो अपन देख लेंगे, इसलिए वो सवाल मैं ही बना देता हूं, तुम समझो, बाकी तुम लोगों के लिए है, तो फिर बाकी तो धीरे धीरे देख लेंगे, कोई बात नहीं। पहला सही तो सब सही, इस सिद्धांत पे काम करेंगे अपन। एक एग्जांपल ले लेते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, rate of formation of oxygen in the following reaction. In the following reaction is 8 gram per liter per second, 8 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है आपने को, ठीक है। फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SO3 इन ग्राम पर लीटर पर मिनट, इसमें फाइंड करना आपको फटाफट। अरे सुधर जाओ। तो अब इसको फाइंड करते हैं। देखो सबसे पहले दिमाग लगाते हैं, हमें किसकी टर्म में गिवन है, ग्राम में गिवन है, तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाऊंगा। इसको यूज करने के लिए इसको किस में कन्वर्ट कर ले, मोल की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, तब ये मोल की टर्म में देगा, फिर उसको मास में कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक मशीन है, ये तो इसमें कंसंट्रेशन के टर्म्स में दी। हाँ कोई बात नहीं बेटा, ग्राम को चेंज कर दो, वो ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। भाई ग्राम को मोल बना दो, मोल पर लीटर आ जाएगा, सब में वैलिड है वो एक्सेप्ट मास। तो चलो देखें, RO2 कितना दे रखा है, 8 डिवाइड, क्या करिए बेटा, मास से मोल पे जाना है, तो मास से मोल पे जाना है, डिवाइड बाय मोलर मास, कितना है 32, मोलर मास ऑफ O2। अब ये मत पूछ लेना 32 कैसे आएगा, 32 खोपड़ी में से, कई चीजें खोपड़ी में से भी आती है, क्वेश्चन में नहीं होती। तो ये बन गया बेटा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये ले, सिर्फ हमने ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दिया, बाकी एज इट इज है, किसी को चेंज नहीं कर रहे। वेरी क्लियर। अब मैं इस वाली को उसमें पुट कर सकता हूं, तो ये गिवन है, ये फाइंड करना है, RSO3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू RO2 डिवाइडेड बाई 1। तो RSO3 आ जाएगा यहां से, RSO3 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज RO2, 8 बाय 32। क्या है, 1/2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, एज इट इज है, हमने कुछ नहीं किया। अब बेटा ये जो स्पीड है वो O2 की नहीं है, ये किसकी स्पीड आई है, SO3 की, और वही हमें चाहिए थी, बट क्वेश्चन कुछ और डिमांड कर रहे हैं, ग्राम में ही होनी चाहिए थी। अब ये स्पीड है SO3 की, तो ये जो मोल है वो किसके हो गए, अब SO3 के। अब क्या लाना है, ग्राम में कन्वर्ट करना, तो मोल से ग्राम पे जाना, आपसे ज्यादा कौन जानता है। तो RSO3 इक्वल्स टू 1/2 इंटू कितना करोगे, 80, वो 80 आ गया तुम्हारे फटाफट, 80 यहां से मोलर मास ऑफ दिस, तो ये हो गया 80, ये बन गया ग्राम लीटर। अब यहां भी मिनट करना था हमें, तो लीटर अपॉन मिनट ऐसे लिख सकते थे ना अपन इसको, लीटर अपॉन सेकंड, सेकंड है ये, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो बताइए, एक सेकंड में कितने मिनट होंगे। हाँ नहीं, इसमें भी कई लोग गड़बड़ कर देते हैं, 60 याद है उन्हें, तो ऐसे भी रीड कर सकते हो, एक सेकंड में इतना जा रहा है, मुझे तो एक मिनट का लाना है, तो 60 टाइम्स कर दो, तो सीधा कर ले फिर तो इसको डायरेक्ट, तो इंटू 60 मिनट इनवर्स,
इस सेकंड इनवर्स की जगह ये लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब इसको कर दो सॉर्ट आउट, व्हाट वी गेट, ग्राम पर लीटर, एक और आएगा भाई, पर लीटर पर मिनट, ये आंसर आएगा हमारा, ठीक। चलिए कर लेंगे, वैसे आराम से, कोई टेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन बनाए, चलो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं ऐसा। बस अब इसमें तो कई, अब समझ गए आपके, अनलिमिटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट अनलिमिटेड, कोई कुछ भी दे देगा, कभी क्या दे देगा, कभी प्रेशर दे देगा, आराम से फाइंड कर लेंगे। हाँ, आर में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इससे डिफिकल्ट कुछ बनता ही नहीं। अब इससे डिफिकल्ट मोल कॉन्सेप्ट हो जाता है, मोलर मास नहीं आता है, कोई क्या नहीं आता है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा। मान लो आपको ये गिवन है 2a plus b gives 3c, और c गिवन है आपको 8 मोल पर सेकेंड। फाइंड फर्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डी, थर्ड है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए इन ए प्लस हाफ बी गिव्स 3/2c। चलिए फटाफट फाइंड कर दो इसको। तीनों 3 सेकंड के हैं अपने आप में। अरे इन बच्चों को उधर ले जा। चलिए आगे तीनों 3 सेकंड के होने चाहिए। अब इसमें तो फिर कॉन्फिडेंस की बात होती है, इसमें इजी मुश्किल नहीं, वो एग्जाम बैठते ही फिर गड़बड़ हो जाता है, कई चीजें वो नहीं होनी चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट सी है, 3 से डिवाइड करो, 8/3, यूनिट वही है मोल सेकंड इनवर्स, दैट्स इट। बी लाना है 8/3, और ये 16/3, वही वाली आएगी क्या? वही वाली आएगी। इसको हाफ कर दो, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, कुछ भी कर दो, स्पीसीज चेंज नहीं होता है, आर चेंज होती है। इसका आर अलग आएगा लेकिन आर ए सेम आएगा, तो इसका आर ए वहीं से फाइंड हो जाएगा 8/3 इंटू 2, 16/3। क्लियर? और इसका आर लाना हो तो ठीक है, चलो बस इसमें यही था मामला। अब आ जाते हैं अपन इसके सेकंड पार्ट पे। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, काफी इंपोर्टेंट पार्ट है ये, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन सारे फैक्टर हर किसी रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करते, रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करता है। लिस्ट बना लेते हैं। फर्स्ट कंसंट्रेशन या फिर पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर और प्रेशर अलग अलग बात होती है। दूसरा हो गया टेम्परेचर T,
कैटलिस्ट, लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, pH, नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम, सरफेस एरिया, एंड मेनी मोर। ये जरूरी है मैनी मोर लिखना, कहीं सोचो भाई इतने होते हैं, पता नहीं कितने होते हैं। लेकिन देखिए जैसे लाइट है तो लाइट हर किसी रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करती, बट कुछ रिएक्शंस होती है जो लाइट सेंसिटिव होती है, तो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। तो मोस्ट कॉमन मतलब मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस की जो स्पीड है वो इन 3 से अफेक्ट होती है, या फिर ये बोल दो कि ये 3 ही हमारे सिलेबस में इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। तो आउट ऑफ दीज फर्स्ट 3 आर मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, इन 3 को हमें पढ़ना है। तो नीचे लाइन में मेंशन कर लीजिए, आउट ऑफ दीज फर्स्ट 3 आर मोस्ट कॉमन। आउट ऑफ दीज फर्स्ट 3 आर मोस्ट कॉमन। अब 1 बाय 1 लेते हैं इनको। हेडिंग ये डालेंगे अपन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन मेन हेडिंग होगी। इसमें भी 1 2 3 नहीं डालेंगे, क्योंकि 1 2 3 तभी अच्छा लगते हैं जब 1 के बाद 2 दिखे, 2 के बाद 3 दिखे। तो इफेक्ट ऑफ concentration on rate of reaction। कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट आएगा बेटा, इस चीज को प्रैक्टिकली, अब ये सारा मामला प्रैक्टिकली चलने वाला है, और हम प्रैक्टिकली एक भी नहीं करने वाले, पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे अपन, कैसे मेजर करते होंगे, मॉनिटर कैसे करते होंगे रिएक्शन की स्पीड वगैरह को, कैसे चेक करते होंगे। या मान लो ये एक प्रेशर मॉनिटर करने का जुगाड़ हमने लगा रखा है, यहाँ रिएक्शन चल रही है 2A + B gives C, ये रिएक्शन चल रही है। शुरू में T = 0 पे कुछ कंसंट्रेशन ली हमने, मान लो इसकी कंसंट्रेशन 0.1 ली शुरू में, और हमने R कैलकुलेट किया से R1, R कैलकुलेट कर लिया टाइम के साथ कितना चेंजेस आ रहे हैं। इस समय उसकी स्पीड आ रही है मान लो 2 × 10⁻⁻3। अब हम इस पे किसका इफेक्ट देखना चाहते हैं, कंसंट्रेशन का। तो हम क्या चेंज करना चाहेंगे, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हम चेंज करके स्पीड फाइंड करेंगे, उस रिजल्ट को देख के तो बता पाएंगे कि क्या इफेक्ट आया। किसी भी रिएक्शन पे किसी भी फैक्टर का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो उसी को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और फिर स्पीड को ऑब्जर्व करते हैं। तो दूसरा इसको एक्सपेरिमेंट 1 बोल देते चलिए, कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट 1 था। दूसरे इसी सेम रिएक्शन को रिपीट कर रहा हूं मैं, और इस बार मैंने इसको डबल कर दिया, दोबारा लिया है मैंने। एक्सपेरिमेंट बोलने का मतलब है कि दोबारा स्टार्ट किया सारा काम, और ये इस बार मैंने 2.2 लिया है और इसको 0.1 ही लिया है। बताओ हमने किसकी कंसंट्रेशन डबल कर दी, ए की। फिर आर चेक करते हैं, एक्सपेरिमेंटल है ले लीजिए। यहां से जो R2 आ रहा है वो 2 × 10⁻³ ही आ रहा है। इन दोनों रिजल्ट्स को देख के आपका दिमाग कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे सकता है। क्वेश्चन, क्या स्पीड कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, पता चल गया ना। बढ़ने पे बढ़ रही है नहीं, घटने पे घट रही है नहीं, आर नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोलना पड़ेगा पूरा, ए बी का तो भी देखा ही नहीं हमने। अब मैं एक एक्सपेरिमेंट और करता हूं जिसमें इसका चेंज करके ले लेता हूं। इसको तो मैंने 0.1 लिया और इसको 0.2 ले लिया, और फिर आर चेक की, और ये आर आ गई आपकी 4 × 10⁻³ अब बेटा सवाल का जवाब देना आप ढंग से। पहला सवाल, क्या रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन मस्ट बी डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। समझ बात को, इस क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही,
अब आप समझ गए होंगे कि हमें ये बोलना पड़ेगा कि ए है या बी है या क्या है। क्लियर पिक्चर? ऐसा भी हो सकता है बेटा कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से ये वैल्यू 1 × 10⁻³ आ जाती। तो क्या कोई सिंगल लाइन से आप बता सकते हो, कोई रूल बना सकते हो ऐसा, कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड? कैसे बना सकते हैं? इफेक्ट ही अलग अलग आ रहे हैं। और ये हमें कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट से पता चला। तो सीधी सीधी सी बात है, तीन ही बातें हो सकती है। कंसंट्रेशन बढ़ाने से स्पीड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कांस्टेंट भी रह सकती है। आगे तीनों बातें। अब मुझे बताओ, इन तीनों बातों को क्या मैं ऐसे सिंगल एक सिंपल एक्सप्रेशन से लिख सकता हूं? तीनों बातें एक साथ? दिमाग लगाओ, देखिए दिमाग लगाओ। तीनों बातें, पहले ये बातें भूल गए होंगे क्या थी। कंसंट्रेशन बढ़ाने से स्पीड बढ़ती है, एक बात। कंसंट्रेशन बढ़ाने से स्पीड घटती है, दूसरी बात। कंसंट्रेशन बढ़ाने से स्पीड पे कुछ नहीं होता है, तीसरी बात। तीनों को एक सिंगल मैथमेटिकल इक्वेशन से लिखा जा सकता है। इसके ऊपर कुछ लगा दो वेरिएबल, नहीं लगा सकते। अब किसी से पूछें कि बताओ कंसंट्रेशन बढ़ाने से, साथ के साथ ही पूछ रहा हूं मैं, गैप देके पूछूंगा तो अलग बात हो जाएगी। उधर से तू खड़ा हो, कोने से। हाँ, कौन सा चैप्टर चल रहा है? गुड। कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, ये तो इसलिए पूछ रहा था कि तू ये भूल जाए क्या था। अब बता। अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूं तो बताओ स्पीड का क्या होगा? कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो स्पीड बढ़ेगी, घटेगी, कांस्टेंट रहेगी? बोलिए। ये देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ। आराम से बोलते, चिंता मत कर। गलत होने की चिंता करोगे तो फिर पढ़ लिए। सारी चीजें में पहले आती, किसी को नहीं आती सारी चीजें। हम इतने 15 साल हो गए पढ़ाते हुए, हमें भी नहीं आती। अनंत चीजें हैं, कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है कि यहीं रुक जाओ, क्योंकि जाना निश्चित है। तो कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है अपने आप, वरना पढ़ाई तो अनलिमिटेड है बेटा। पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाएंगे, पढ़ाई थोड़ी खत्म होती है। तो खुद ही रुकना पड़ता है। हाँ, बाकी स्टूडेंट क्या कहते हैं? शायद बोल नहीं पा रहा है आराम से। तो बाकी स्टूडेंट बताइए क्या होगा? डिपेंडिंग ऑन द एक्स। एक्स पे डिपेंड करता है क्या होगा। अब देखो बेटा, ये एक्स इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई काइनेटिक्स में। क्यों आ गई उसका मैथ इंपॉर्टेंट समझो आप। ऐसी रिएक्शन हो जिसमें कंसंट्रेशन बढ़ाने से स्पीड बढ़ रही है। मान लो हम 1000 रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं, उसमें से कुछ तो ऐसी आएगी ना जो पैरेलल चलती है, बढ़ने पे बढ़ रहा है, बढ़ने पे बढ़ रहा है। तो उन रिएक्शंस को 1000 में से निकालो और एक जगह रख दो। मान लो वो 700 रिएक्शन है जिनमें कंसंट्रेशन बढ़ाने से स्पीड बढ़ रही थी। अब इतनी रिएक्शन पे एक्सपेरिमेंटली स्टडी की किसी साइंटिस्ट ने, और उसने कुछ बातें लिखी, और स्टूडेंट फिर कह देगा मुझे तो पता ही नहीं क्या लिख गया, गड़बड़ हो जाएगा ना। उन 700 रिएक्शंस में से सबके लिए एक्स की वैल्यू 1 आ गई। अब जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आप इस इक्वेशन का करोगे यहाँ 1 लिख के, वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? तो रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। पैरेलल चलने वाली, अपोजिट चलने वाली, कांस्टेंट वाली। इसलिए ये एक्स तो नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं हर जगह, यहां केमिस्ट्री में नया वर्ड यूज करना चाहिए हमें। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कि भाई फर्स्ट ऑर्डर वाली, कि एक्स जिनका 1 है उनको फर्स्ट ऑर्डर बोल दो ना। तो जो ग्रुप आपने बनाया था 700 का, उसको ऐसे बोलेंगे क्या? 700 का ग्रुप। केमिस्ट्री में बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस का ग्रुप है। तो रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड। और ये क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? काइनेटिक्स को इजी करने के लिए। काइनेटिक्स एक मैथमेटिकल चीज है जो रिएक्शन का ट्रीटमेंट करती है, स्पीड बताती है, कितने टाइम पे कितना होगा ये तक बता देती है, कि 5 सेकंड के बाद कितना बनेगा पेपर पे। तो केमिकल रिएक्शंस की मैथमेटिक्स काइनेटिक्स होती है, और उस मैथमेटिक्स को इजी बनाना है। एक होता है पूरी 700 रिएक्शन के लिए आप 700 बार अलग अलग इक्वेशन सोल्व करोगे, और एक होता है एक को सोल्व कर लिया सबके लिए अप्लाई करो। समझ गए बात को? तो ये एक्स कितना इंपॉर्टेंट इसका आइडिया हो गया कि एक बार एक्सपेरिमेंट करके लोगों ने पता लगा लिया, फिर हम उसकी स्टडी कर लेंगे। तो ये एक्स मैथमेटिकल डिसाइड होता है या एक्सपेरिमेंटली? ये इसीलिए इतना मामला सेट किया, वरना अभी तक ये टॉपिक खत्म हो चुका होता अभी। बट एक बार दिमाग में सेट हो जाए फिर मैथमेटिक्स तो तुम्हें आती है,
और आंसर लाना तुम्हें आता है, एक बार पता चल जाए क्या लाना है। मतलब पीछे देखने के बाद ले आते हो तुम लोग, खुद से महसूस करो एक बार। जैसे मोल कॉन्सेप्ट था, पहली बार में नहीं आया, अच्छा 40 लाना है, तो फिर दोबारा सोचते हैं, मतलब 40 नहीं करते हो, दोबारा सोचते हो, फिर अच्छा अभी 50 है, तो एडजस्ट कर देते हैं और आंसर ले आते हैं। मतलब अलग अलग फॉर्मूले हिट एंड ट्रायल करते हैं, इससे नहीं आया वो लगा दो, उससे नहीं आया, जैसे मैथ्स में करते रहते हैं, और फिर एग्जाम में कौन आएगा बताने। इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। कई बार हम बोलते हैं कि घर पे तो हम सब बना लेते हैं या क्लास में तो सब आ जाता है, बस एग्जाम में नहीं आता आंसर उसका। तो उसका रीजन ये होता है कि घर पे भी नहीं आ रहा था आंसर, लेकिन आंसर देख के आंसर आ गया, फिर भले ही वो टेक्निकली सही आया हो, तो वो थोड़ा सा टाइम का वहां पे चक्कर पड़ जाता है। तो इस सिंगल मैथमेटिकल, पहले तो इस इक्वेशन का भी नाम होना चाहिए। बार बार छोड़ेंगे इक्वेशन इक्वेशन, वो तो मैथ्स वाले बोलते हैं, हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेट लॉ। तो अब तुमसे पूछे व्हाट इज रेट लॉ? अ सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन। सिंपल वर्ड बोलने से थोड़ा अच्छा लग जाता है, भले ही कॉम्प्लिकेटेड हो आगे। सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन दैट गिव्स रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। वेरी क्लियर। चलो अब थोड़ा सा प्रिंट कर लेते हैं, वरना ये फिर रह जाएगा, दिमाग से बाहर हो जाएगा। समझते चलेंगे, प्रिंट करते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले 1 घंटे तक पूरी कहानी सुन ली, बाद में प्रिंट कर रहे हैं। तो ये फोटो तो डिजाइन कर लो ताकि आइडिया हो थोड़ा कि कुछ भी हो सकता है। चलो ये मस्त होना चाहिए, 11th में है अभी, नहीं पता नहीं होता है क्या है। नोट करें अब। Effect of concentration on rate of reaction is given by, हाँ अभी इसमें कंटेनर में कोई डिजाइन नहीं बनानी है, सीधे स्क्वायर बना के उसमें रख दो, कुछ ऐसे बना के। मतलब उसमें भी कई कलर पेंटिंग और मतलब सिंपल बना के समझने के लिए अपना, उसमें कोई ये थोड़ी। क्या लिखा है? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन is given by a simple mathematical equation, is given by a simple mathematical equation called rate law, अब वो क्या है देखिए, आर, फिर प्रोपोर्शनल था उसको हटा के डायरेक्ट के लिख सकते हैं ना, तो इक्वल्स टू की, फिर इसके इधर था कंसंट्रेशन, फिर यहां था पावर, उस पावर को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सिंपली ऑर्डर। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है जो आपको बता रही है कि कंसंट्रेशन चेंज होने से स्पीड कैसे चेंज होगी। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी वर्ड देखिए, सेंसिटिव वर्ड समझते हो, सेंसिटिव नहीं नहीं, ये नहीं है। सेंसिटिव का मतलब है जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो कहीं के पता ही नहीं चला भाई क्या है, तो कहीं तुरंत एक्टिव अलर्ट है मतलब। तो सेंसिटिव, कोई भी चीज का रेस्पॉन्स कितना फास्ट अपन दे रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, सेंसिटिव। तो किसी का थप्पड़ मार ली पता ही नहीं चला तो उससे क्या हुआ, वो सेंसिटिव नहीं है। और किसी की तरफ यो भी किया तो वो अरे भाई क्या हो रहा है, तो वो सेंसिटिव, उसका रेस्पॉन्स। अब ऐसे ही सोचेंगे रिएक्शन के लिए, कोई रिएक्शन तो ऐसे होती है कि कंटेनर में आप खूब सारे वो पटक दिए रिएक्टेंट लाके, उसे भनक ही नहीं लगा कौन आया, तो खूब सारा कंसंट्रेशन कर दिया तो भी भनक नहीं लगा। ये कौन डिसाइड कर रहा है, ऑर्डर। हायर ऑर्डर की रिएक्शन मोर सेंसिटिव होगी या लेस सेंसिटिव, हायर ऑर्डर की मोर सेंसिटिव। यहाँ 2, 3, 4 ऐसे चलेगा, तो आप थोड़ा सा चेंज करोगे और उधर रेस्पॉन्स ज्यादा मिलेगा। और यहाँ 0 आ गया, आप कुछ ही करो रेस्पॉन्स कुछ नहीं मिलने वाला है, वो अपनी मर्जी से चलेंगे। समझ गए बात को?
तो जो सेंसिटिविटी है ना कंसंट्रेशन के साथ, वो ऑर्डर डिसाइड करता है कि कौन कितनी सेंसिटिव है रिएक्शन। चलो कौन बोला? कौन? अच्छा थोड़ा थोड़ा, हाँ बताइए। के, अरे बहुत शानदार सवाल पूछा है, बहुत शानदार है। अभी बेटा एक जगह पढ़िए, यहाँ इस जगह में एज यूजुअल कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो अपन लिस्ट बनाते हैं हमेशा, ये जरूरी होता है। ये बाद में आना चाहिए, पहले ये आने चाहिए, वरना तो नेगेटिव आते फिर एग्जाम में। ये तय है, मतलब फॉर्मूला, अकेला फॉर्मूला याद करके चले गए और उसका पता नहीं है कैसे कैसे लगेगा, तो याद ही नहीं होना चाहिए, उससे बढ़िया। तो हर फॉर्मूले का एक एक चीज का हिसाब देंगे, इवन ये जो 2 छोटी लाइनें उनका भी लिखते हैं, है ना, पाई पाई का हिसाब लगाएंगे बेटा। हाँ। तो वेयर इस रिएक्शन में कौन क्या है, इस इक्वेशन में कौन क्या है, एक एक चीज का हमें हिसाब देना है। चलो देते हैं। पहले लिखा हुआ है ये आर, आर बताओ क्या है आर। नहीं मैं ऑप्शन देता हूं ताकि बढ़िया हमें पता चले, कंफ्यूज हो कोई क्या हो। ये आर है या आर स्पीसीज? आर स्पीसीज नहीं हो सकता है, कैसे मतलब कैसे बातें कर लेते हैं यार। आर और आर स्पीसीज तो कनेक्टेड है पूरे, आपकी मर्जी है, आप आर स्पीसीज भी लिख सकते हो और आर भी। भाई ये आर है तो आर स्पीसीज क्यों नहीं हो सकता? बाई 2 बाई 3 कुछ करके ले आओ कोफिशिएंट के साथ, तो इट में बी आर और आर स्पीसीज। तो बेटा अगर किसी रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट है, तो ये ऐसी सेम इक्वेशन कितनी बार लिख सकते हो आप? 5। एक तो आर और चारों के लिए, आर ए आर बी आर सी आर डी। क्लियर पिक्चर? हाँ, तो इसलिए जरूरी होता है। ये देख क्या 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 निकल गया, हम सोच रहे थे आर ही है ये, इट में भी आर स्पीसीज। और वही मेन सीखने वाली बात है और बात ही नहीं है, इसी में से क्वेश्चन पूछता है कहीं ना कहीं कोफिशिएंट अटका के कुछ करके। तो आर में भी आर और आर स्पीसीज, क्वेश्चन बनाने वाले पे डिपेंड करता है वो किस फॉर्म में ये लिख के देगा। अच्छा आर का मामला क्लियर हो, फिर ये 2 छोटी छोटी लाइनें इक्वल। चलो अब के पे आ जाते हैं। के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट क्यों बोल रहे हैं? और डिजाइन करते हैं कि के क्या है। के कुछ नहीं है, आर ही के है, आर ही के है। बट एक छोटी सी कंडीशन है, कंसेंट्रेशन क्या हो? 1। तो हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना 0.1 0.2 लेके, उसकी जगह हम 1 मोल ले लेते तो भी तो स्पीड आती। तो 1 लेने के बाद जो स्पीड आती है, उसी स्पीड को दुनिया क्या बोलती है? के। और उसी दुनिया में हम भी रहते हैं, हमें भी के ही बोलना पड़ेगा, तो के बोल देते हैं। तो आई थिंक के क्लियर हो गया। आर ही होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन। एक स्पेशल केस में ये स्पीड होती है। बताओ सभी के आर होते हैं क्या? हाँ, लेकिन सभी आर के नहीं होते। आर तो हजारों आ जाएंगे जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे, लेकिन के तो एक पर्टिकुलर केस में आएगा। तो व्हाट इज आर? इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ऑल स्पीसीज आर इन यूनिट कंसंट्रेशन। तो रेट कांस्टेंट है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा ये किस पे डिपेंड करेगा, ये भी समझ लेते हैं कि ये जो के आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा। अब मुझे बताओ, अलग अलग रिएक्शन है, अलग अलग का मतलब मान लो एक जगह अमोनिया की रिएक्शन है, दूसरी जगह आयोडीन की रिएक्शन है, और दोनों में सेम कंसेंट्रेशन ले लें, सेम ऑर्डर है, सेम कंसेंट्रेशन सेम ऑर्डर, रिएक्शन अलग अलग थी दोनों। बताओ आर सेम आएगा क्या? हमेशा सेम आना चाहिए क्या? वो अपने हिसाब से भी तो रिएक्शन करेंगे। क्या आयोडीन की खुद की नेचर अलग है, अमोनिया की खुद की नेचर अलग है, तो सेम होते हुए भी स्पीड अलग आ जाती है। वो कौन अलग बना रहा है? ये के बना रहा है। तो ये के यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है, जस्ट लाइक आर। पीवी क्वेश्चन आरटी का जो आर होता है वो यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, उन्होंने एक बार फिक्स कर दिया, ब्रह्मा जी ने फिक्स किया कि वैल्यू होती है भाई, तो वो भी चेंज नहीं कर पाएंगे। ये के, ये तो हम भी चेंज कर देंगे बैठे बैठे, कुछ भी कर दिया ये लोग। तो इसलिए ये रिएक्शन की नेचर पे डिपेंड करता है, हर रिएक्शन के हिसाब से आएगा, कोफिशिएंट के हिसाब से आएगा, और के भी के और के स्पीसीज होने वाला है।
अगर मैं आर लिख रहा हूं तो ये के है, मैं यहां पे लिख रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, तो ये क्या आएगा ए के रेस्पेक्ट में, के ए। क्लियर पिक्चर ये? चलो इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो के क्या है? हाँ, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन वर्ड का मतलब हर रिएक्शन का खुद का इंडिविजुअल क्या होना है, नेचर ऑफ रिएक्शन ऑब्लिक रिएक्टेंट, कॉमा टेम्परेचर, फिर रिएक्टेंट ऑब्लिक लगा के रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट अलग अलग होंगे तो उसके हिसाब से होगा, फिर कॉमा टेम्परेचर अंडरलाइन कर लेंगे, फिर कॉमा कैटलिस्ट। आप लोगों ने सुना होगा कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, वो आर को चेंज नहीं करता, के को चेंज करता है, इसलिए आर को चेंज होना पड़ता है। सेम कंसेंट्रेशन सेम ऑर्डर, कैटलिस्ट किसको चेंज कर देता है, के को, इसकी वजह से आर को चेंज होना पड़ता है। तो कैटलिस्ट तो इसमें ये 2-3 बातें आप ध्यान रख सकते हो कि हर रिएक्शन के लिए स्पेशल अपना क्या आएगा। हाँ, नेक्स्ट, इट मे बी के और के स्पीसीज। देखो के के बारे में तो बहुत सारी बातें लिख रहे हैं अपन, इट मे बी के भी हो सकता है और के स्पीसीज भी हो सकता है। इनमें रिलेशन क्या आएगा, के इज इक्वल्स टू के स्पीसीज डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसी तरह का रिलेशन है। ये समझ में कैसे लिखा, देखो हमने इसको तुम एक ही टर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तब के बराबर आएगा। ये कोएफिशिएंट इस के से मल्टीप्लाई होकर के स्पीसीज के बराबर आ जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे है। इसकी यूनिट की बात करें, के की यूनिट किस पे डिपेंड करेगी, ऑर्डर पे डिपेंड करेगी। तो यूनिट ऑफ के थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसके तो अलग से हेडिंग बना के काम करेंगे, तो अभी उसको छोड़ देते हैं, वो तुम्हें फाइंड करना आता है वैसे भी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके बाद ये देखो, ये तो ब्रैकेट है, इसका तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन। अगला है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर वाली ही है, ये मोल पर लीटर वाली ही होनी चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं ऑर्डर। तो बेटा ऑर्डर भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फिर ऑर्डर ऑफ स्पीसीज। तो इसमें देखो ये जिसके हिसाब से आएंगे उसके हिसाब से सारा मामला सेट हो जाएगा। तो मे बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ईच स्पीसीज, ऑर्डर ऑफ स्पीसीज विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू स्पीसीज, स्पीसीज के हिसाब से भी हो सकता है बस। हाँ, ये ऑर्डर में खास बातें इसकी, ये जो पावर थी वो कौन डिसाइड करता है, हम लोग डिसाइड करते हैं? नहीं, एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट आए थे वो रिजल्ट आपको बताएंगे कि भैया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये कांस्टेंट है। जो भी डेटा आपके पास है उन डेटा से आप मैथमेटिकल एनालाइज करके उस पावर को रख दोगे। तो हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही डिसाइड होता है। कैसे डिसाइड होता है? एक्सपेरिमेंटली ही डिसाइड होता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें हो जाएगी। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं। वीडियो सही नहीं आ रहा सर, लैग हो सही है यार। पूरा होते ये क्यों हो रहा है, इससे कब से पता चल रहा है? 8 बजे तक कितने बजे क्लास है? इतने गुस्से में मत बोल यार। अब सही आ रहा है क्या? थोड़ा कैमरा पास कर दो, दूर बहुत है। दूर बहुत है, अब दूर पता चला है क्या तुझे? क्लास पूरी होने के बाद कैमरा पास कर दो, पहले भी इतनी दूर था। मैसेज किया था सर पहले। मैसेज से नहीं होता है, काइनेटिक्स चल रही है, पता नहीं चलता है क्या चल रहा होता है।
तू बोलता बेटा, आवाज से बोलता, इतनी देर के बाद मैं देख कान में लगा रखा है, तू अब बोला है। अब सही दिख रहा है तुझे? हाँ सर। चल बढ़िया, थोड़ा और ऊपर वाली मंजिल पे बैठ, नेटवर्क एरर आता है कई बार। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डेफिनेशन कैसे आएगी बताओ? पावर और एक्सपोनेंट, किसका एक्सपोनेंट? कंसंट्रेशन का। अब स्टूडेंट क्या करता है, ये और कहेगा आपने तो बताया था कि कंसंट्रेशन की पावर होती है। अब वो यहां कंसंट्रेशन लिख के कोई पावर लगा दे 3, इसको पकड़ लोगे क्या तुम? कोई भी कंसंट्रेशन की पावर कहीं से भी उठा लाओगे क्या? किसमें होनी चाहिए वो? रेट लो में। ऐसे आर लिखा होना चाहिए, फिर 2 ऐसे लाइनें होनी चाहिए, के होना चाहिए, तब कंसंट्रेशन की पावर जो आएगी वो ऑर्डर होती है। कोई भी नहीं, चाहे जहां से वे उठा नहीं लाएंगे पावर। ऐसे तो हर कंसंट्रेशन की पावर 1 तो होगी, कहीं पे भी देखोगे तो आप लोग तो हर कहीं से नहीं उठाते। इस इक्वेशन से, इस एक्सप्रेशन से आपको पिक करनी पड़ेगी। तो डेफिनेशन, इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, it is the sum of exponents of, it is the sum of exponents of concentration terms present in Rate law, present in Rate law। चलिए नेक्स्ट बात कैसे डिसाइड होती है? इट इज डिसाइडेड एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली। है ना? इट इज डिसाइडेड एक्सपेरिमेंटली ऑलवेज। अब जब एक्सपेरिमेंटली डिसाइड कर रहे हैं तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये 1.5 नहीं होगा? मैथमेटिकली जो आएगा वो आएगा। तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल। अब इतना बोल दिया तो कुछ भी मैथमेटिकल कुछ भी आ जाएगा, लेकिन उस पर आइटा वाइटा और ये मत लगा देना, कुछ इमेजिनरी कुछ कर दो या इंटीग्रेशन करने लग जाओ ऑर्डर का। तो क्या लिखेंगे? इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, जीरो। चलिए क्या बोले? ये तो 2-3 बार बोल दिए। फ्रैक्शनल भी हो सकता है। हाँ, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल। ये इसीलिए लिखवा रहे हैं कि ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन बनाने वाले। चलो ये हो गया काम। हाँ, एक बात और इसमें थी कि अच्छा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जैसे ऐसे रिएक्शन लिखी हुई है 2a + b gives c, तो बताइए इसमें a की पावर 2 लगा दोगे क्या रेट लो में? क्या इसकी को ऑर्डर 2 नहीं हो सकता? अब बाई चांस 2 भी आ सकता है। तो बेटा जिनमें ऐसे बाई चांस आ जाता है ना, उन रिएक्शंस को भी हम अलग क्लासिफाई कर ले तो अलग ही मजा आ जाएगा ना, एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ रिएक्शंस में बाई चांस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑर्डर के बराबर होता है, लेकिन इसका पता भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही चलेगा ना। हमें पढ़ लेंगे उसके बाद ही पता चलेगा, हम तो एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे नहीं। तो उन रिएक्शंस के एक अलग वो बना देते हैं ग्रुप, उनको बोलते हैं सिंपल रिएक्शन। अच्छी वाली है, डायरेक्ट आ गया इनका, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल बोल सकते हैं, सिंगल स्टेप बोल सकते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं? एक और सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप का मतलब है सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, बीच में कोई कलाकारी नहीं होती। और भी कई सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं रिएक्शंस में, आप लोग देखते हो ऑर्गेनिक वगैरह। हाँ, तो एक नीचे और अपन लिख सकते हैं नोट, in case of simple oblique single step मतलब एक स्टेप में कंप्लीट होने वाली, सिंपल ऑब्लिक सिंगल स्टेप ऑब्लिक एलिमेंट्री रिएक्शंस, एक ही बात है तीनों, कोई भी एक बोल दो उसके लिए। जैसे एक ही स्टूडेंट के अलग अलग नाम हो सकते हैं, यहाँ अलग हो, घर पे अलग हो, दोस्त अलग नाम निकाल रखे हो, है वो। ऐसे ही सिंपल सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन। इससे पहले ये भी लिखा हुआ है इन केस ऑफ these reactions order
इज इक्वल्स टू stoichiometric coefficient of reactants. Order is equals to stoichiometric coefficient of reactants. तो वो क्या होता है देखिए, तो यहाँ आ गया बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं ये स्पेशल नोट लगा के, इज इक्वल्स टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम आ जाएगा ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये आता है 1 या फिर 2 या फिर 3 ही आता है। ये कैसे पता चला 1, 2 और 3 ही आता है? एक्सपेरिमेंट्स, उसके रिजल्ट्स है सारे जो लोगों ने करके लिखे हैं। अब आता है 1, 2 और 3। इस प्रिंटेड चीज से भी कई लोग नेगेटिव मार्क्स बढ़िया तरीके से ले आते हैं, क्योंकि मीनिंग से ही नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अब जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन से आपका ब्रेन एनालाइज करेगा तब पता चलेगा क्या है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी एलिमेंट्री। इतना तो बोलना गलत है बेटा कि फर्स्ट वाली एलिमेंट्री, हाँ एलिमेंट्री है तो वो फर्स्ट, सेकंड और 3 ही होगी। इससे वहां जाना सही बात नहीं है, दूसरों के भी 1 ऑर्डर आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी सिंपल रिएक्शन। ये वेरी ट्रू है। जब बोल दिया 1, 2 और 3 है तो इसके अलावा कुछ भी ऑर्डर आ गया तो उसमें आप 101% बोल सकते हो कि वो सिंपल तो नहीं। लेकिन 1 आने का मतलब ये नहीं है ओनली सिंपल है। समझिए बात को, दोनों में क्या है, बाकियों के भी 1 आ सकते हैं, उनका पढ़ने के बाद पता चलेगा ना। अभी तक तो यही पता चला हमें कि इनके अलावा अगर कोई ऑर्डर आ रहा है तो फिर वो सिंपल रिएक्शन नहीं है। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि किसी सिंपल रिएक्शन को आप पेपर पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कोई सिंपल रिएक्शन लिखी हुई है तो पेपर पे आप उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर कर दिए तो फिर वो सिंपल नहीं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होता है उसका कोएफिशिएंट, और वो इंटीजर ही आना, और इंटीजर में भी 1, 2 और 3 ही आना है। क्लियर हो गया ये वाली बात भी जो ध्यान रखने वाली थी स्पेशली। ठीक है, अब एक एग्जांपल से अपन इसको ले लेते हैं, कैसे ऑर्डर वगैरह तुम लोग फाइंड करते हो वो देख लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके सामने ये रिएक्शन है, A प्लस B गिव्स C प्लस D। ABCD है सिंपली। इसका रेट लो आपको लिखना है, रेट लो आप लोगों को लिखना है। तो कैसे लिखोगे, क्योंकि रेट लो बहुत बड़ा बड़ा भी लिखा था मैंने, उसके बारे में हर एक चीज हमने लिख दी, पूरा हिसाब उसका। इवन इक्वल्स टू तक बताया कि 2 छोटी लाइनें इक्वल होती है, इक्वल टू को रिप्रेजेंट करती है। अब कोई देख ही नहीं रहा मेरी तरह। रेट लो, बताइए बेटा रेट लो कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन को। उस रेट लो को देख देख पहले क्या लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है आर, तो फिर कुछ भी धीरे 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 एक पहले लिखेंगे आर। अब देखो कोई भी रिएक्शन हो आर लिखेंगे। मैं इसलिए इस बात को इतना जोर दे रहा हूँ, कई लोग उगचुक हो जाते हैं रेट लो क्या है। किसी भी रिएक्शन के लिए ये लिखना जरूरी है ना, उसकी स्पीड जो भी आ रही होगी। फिर उसके बाद इक्वल्स टू, उसके बाद के। यहां तक तो आप आंख बंद करके लिख सकते हो, मतलब सही लिखना है बस। इसके बाद कंसंट्रेशन आती थी, वो समझने के लिए ये एग्जांपल लिया है हमने बेटा, क्योंकि वहां तो एक ही CONC लिख के उसमें पूरे टर्म नहीं लिखी, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी, CONCN कर दिया। अब स्टूडेंट बैठा है कि अब मैं किसकी कंसंट्रेशन लूं, यहाँ तो A भी है, छोटे और हैं, बड़े और हैं, तो बताओ क्या लें, आगे बोलिए। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऑफ A, इसकी पावर स्मॉल a हो जाएगी। ये होना चाहिए क्या भाई? अब देखो बैठे बैठे मतलब बोल रहे हैं बाकियों के साथ, ये भी बैठा होता तो ये भी यही बोलता नो सर। बेटा ऑर्डर है ये, क्या है ये? ऑर्डर। कैसे डिसाइड होता है? एक्सपेरिमेंट। चैप्टर की स्टार्ट ही हमने कंटेनर बना के की थी कि रिएक्शन चलती है पूरा, उसके हिसाब से हमें सोचना होता है। लेकिन ऐसे मना भी नहीं कर सकते ए नहीं होगा, ये भी गलत है। ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो फिर ए क्यों लिखे भाई? और बहुत सारे लेटर्स पड़े हुए हैं, XYZ पड़े हुए हैं, PQRST पड़ा है, वो मान लो वो पूरे हो गए तो अल्फा बीटा गामा, ये ओमिक्रॉन और ये अलग अलग आते हैं, वो हो सकते हैं। तो बता ए लिखना तो सही नहीं।
पाप हो जाएगा, और गंगा में नहाने के बाद भी नहीं मिटेंगे ये, ऐसे पाप है। तो ये होगा x मे बी इक्वल्स टू ए और नॉट। फिर बोलो, आगे बोलो, बोले बी की कंसेंट्रेशन, बोल दे, टेंशन मत ले, वाई हो जाए। फिर हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं अपॉन इक्वल्स टू c की पावर समथिंग z, d की पावर समथिंग q, और कोई कैटलिस्ट वेटलिस्ट भी है तो कैटलिस्ट की पावर समथिंग, q के बाद r तो उधर आ गया था, t भी टाइम में आता है, n ले लेते हैं z आ गया, z आ गया, बढ़िया बढ़िया। बेटा ये हमने जो कंसंट्रेशन लिखी थी उसमें ये लिखा था कि वह रिएक्टेंट ही आता है। रेट लो में कहीं ये है, रेट लो, व्हाट इज रेट लो, गिव्स रिलेशन बिटवीन आर एंड कंसंट्रेशन, दैट्स इट। तो आपको कोई सपना थोड़ी आ जाता है कि रिएक्टेंट लिख के बाकियों को नहीं लेंगे, कोई भी रेट को अफेक्ट कर सकता है। जिसको जाना होगा उसकी पावर एक्सपेरिमेंटली जीरो आ जाएगी, जिसको इसमें से जाना होगा वो ऑटोमेटिकली एक्सपेरिमेंटली अपनी पावर जीरो ले आएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन दिखना तो चाहिए, प्रोडक्ट भी आ सकता है क्या, तुमसे कोई पूछे प्रोडक्ट रेट लो में आ सकता है क्या, ऐसा क्वेश्चन है, अब आप जवाब दे सकते हो कॉन्फिडेंस से, बिल्कुल आ सकता है, आएगा ही। ये तो गलत हो जाएगा, वो तो ये एक्सपेरिमेंट से डिसाइड होगा कौन आना है कौन नहीं आना है। क्या कैटलिस्ट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये सारे सवालों के जवाब इसमें आ गए। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं। ये कैटलिस्ट, कैट आगे डॉट है, ये पता चलिए कैट कहां से आ गया, तो कैटलिस्ट है ये, यहाँ कोई कैटलिस्ट हो सकता है, कोई कैटलिस्ट हो सकता है। तो अब इसके लिए ये तो हमने लिखा है रेट लॉ। अब इस रेट लॉ में कि अब देखो ये कितनी बार लिखा जा सकता है इक्वेशन, ये बहुत बार लिखा जा सकता है, ए की टर्म में, बी की टर्म में, सी की टर्म में। देखो यहाँ पे आर ए, उसके हिसाब से क्या आएगा, क्या बेटा वॉइस क्लियर नहीं आ रही, अब तुम्हारी बैटरी खत्म हो रही है। हाँ नहीं सर, वीडियो की। बोलो बोलो, अबे फटाफट बोल दो, अभी ये खत्म होने वाला है, बंद कर रहे हैं क्लास आज। ये थोड़ा सा प्लस तो कर देते हैं भाई, एक्स वाई जेड को सम करके लिखने में कितना हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बताओ, एक्स प्लस वाई प्लस, 2 मिनट का क्या, 2 मिनट कौन बोले, अरे उससे घंटे वंटे कुछ नहीं होता है, अपने पढ़ने से मतलब है। z प्लस क्यू प्लस एन, हमें पता कैसे चलता है, टाइम का पता ही नहीं चलना चाहिए केमिस्ट्री में, मतलब जब अगर जो ईमानदारी से पढ़ रहा है उसे पता ही नहीं चलता है कि क्या टाइम है क्या नहीं है, उसे तो कहना पड़ता है कि भाई अब क्लास ओवर हो गई, ये चीज बस में एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेट ऑर्डर नेगेटिव नहीं आता है, ऐसा देखा नहीं गया नेगेटिव आ जाए, लेकिन इंडिविजुअल नेगेटिव आ सकता है, एक्स वाई जेड वगैरह नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, चलिए ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। व्हाट इज एक्स, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए वो है x, सिमिलरली b के रेस्पेक्ट में y है, तो ये इंडिविजुअल ऑर्डर है, पार्शियल ऑर्डर बोल सकते हैं, ये नेट ऑर्डर आता है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। चलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड मामला यहाँ पे अपन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी ऑर्डर से रिलेटेड, क्योंकि हर रिएक्शन के लिए जो बेटा आर आएगी ना, ये आर डिफरेंशियल फॉर्म में dc बाय dt, किसी भी टाइम पे कंसेंट्रेशन लानी है तो कैसे लाओगे, इसको इधर लाके एक स्पेशल साइन का यूज करना पड़ेगा, वो ट्रीटमेंट करने के बाद फिर काइनेटिक्स स्टार्ट होती है। अभी काइनेटिक्स स्टार्ट नहीं हुई है, उसके बाद स्टार्ट होगी। चलो चलो बच्चों, आज ही क्लास ज्वाइन करते हैं। ओके, गुड बाय।